हे फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, वो क्यों बनाना चाहिए एंड उसके फॉर्मेट्स क्या है वो डिस्कस किया। सो बेसिकली जितने भी लेजर अकाउंट्स होते हैं जिनके बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में अपीयर करते हैं, दोज आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में असेट्स या लाइबिलिटी साइड। बट आफ्टर दिस व्हेन डेनियल प्रिपेयर्ड द फाइनल अकाउंट्स फॉर हिज फर्म मेसर्स JDJ, ही ऑब्जर्व के यहाँ पे कुछ तो आइटम्स है जो मिसिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ईयर कुछ गुड्स ऐसे थे जो सेल हुए नहीं थे, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वर सम अनसोल्ड गुड्स लाइंग विद द फर्म, बट वो स्टॉक फाइनल अकाउंट में अपीयर नहीं कर रहा था। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जो वो पर्टिकुलर ईयर में इनकर हुए थे बट वो पे अब तक नहीं हुए थे, बट वो पर्टिकुलर ईयर के वो एक्सपेंसेस तो थे। उसके अलावा देयर वर फ्यू इनकम जो रिसीवेबल थी, दो इट वॉज नॉट रिसीव्ड इन कैश, बट वो भी वो फाइनल अकाउंट्स में अपीयर करनी चाहिए थी बिकॉज फर्म ने वो इनकम कमाई थी। सो ही अप्रोच्ड अस विद दिस डाउट एंड एट दैट टाइम वी एक्सप्लेन्ड हिम कि देयर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स विच आर टू बी मेड एट द ईयर एंड। सो यहाँ पे आज के सेशन में हम वही सारे एडजस्टमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत नेसेसरी है व्हाइल यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप ये चैनल पे नए हो then don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update from us. And friends, you can also visit our website which is www.letstude.com, जहाँ पे बहुत सारे accountancy and other courses available है at very reasonable prices. The link will be in the description box below. So let's start with today's session, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे adjustments जो बहुत important है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। दिस इज़ वेरी कॉमन एडजस्टमेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक। नाउ जनरली हर एक फर्म में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर वुड बी सम स्टॉक लाइंग अनसोल्ड, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ तो ऐसे गुड्स होंगे, शायद फिनिश गुड्स होंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, या अगर ट्रेडिंग फर्म हो तो परचेज किए हुए गुड्स होंगे जो शायद ईयर एंड पे अपने पास स्टॉक में है जो अब तक सेल हुए नहीं है, बट दैट शुड अपीयर इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि वो अपना क्लोजिंग स्टॉक एक असेट है। तो अपने पास जो फर्म का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो फर्म के लिए असेट हो जाता है, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अभी जनरली जब भी हम लोग गुड्स रिकॉर्ड करते हैं तो वी पास द एंट्री फॉर परचेज एंड सेल्स, दैट व्हेन द गुड्स आर परचेज वी डेबिट परचेजेस अकाउंट, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड वी क्रेडिट सेल्स अकाउंट। तो परचेज और सेल्स अकाउंट हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना स्टॉक बचा है अपने पास जो सेल नहीं हुआ है उसका भी एंट्री करना पड़ेगा, द एंट्री विच इज़ रिक्वायर्ड एट द ईयर एंड। इसीलिए ये अपना ईयर एंड एडजस्टमेंट हो जाता है जहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है बुक्स में, एंड जिसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा। सो द जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अभी ऐसा क्यों, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर? तो जब भी हम लोग स्टॉक रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब हम लोग का अपना एक असेट बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक स्टॉक जो फर्म की ओनरशिप का है, फर्म का वो स्टॉक है जो हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी समझो वो स्टॉक का कॉस्ट है 1000 रुपीज़, बट उसका मार्केट वैल्यू कम हो गया है से 900 रुपीज़। सो अभी जो मार्केट वैल्यू कम हो गया तो आगे जाके जब भी आप वो स्टॉक को सेल करोगे आपको कितना मिलने वाला है? 900 ओनली, क्योंकि 1000 का भले कॉस्ट था बट मार्केट वैल्यू हैज़ डिक्रीज। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, शायद उसकी डिमांड चेंज हो गई, शायद कंपटीशन में और कोई बेटर प्रोडक्ट आ गया, और इट कैन बी एनी अदर रीज़न। तो जब भी हम लोग ये स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में तो आप सोचोगे कि हम लोग ने ख़रीदा था तो 1000 रुपये में, तो बुक्स में तो वो 1000 रुपये में दिखना चाहिए, बट क्योंकि उसका प्राइस 1000 रुपीज़ रियलाइज नहीं होगा तो एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जहाँ पे अगर आपका कोई लॉस होने वाला है आप पहले उसको एंटिसिपेट कर देते हो ऑन अ प्रूडेंस बेसिस। सो यू ऑलवेज एंटिसिपेट द लॉस, मतलब वो लॉस अभी से आप रिकॉग्नाइज कर लो, इसीलिए आप आपका स्टॉक मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे विच इज़ लोअर देन द कॉस्ट। सो यही रीज़न है कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर।
अभी इसकी अगर इफेक्ट्स की बात करें, सो नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज एन असेट फॉर द फर्म। सो उसका फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड आप क्लोजिंग स्टॉक लिख दोगे। एंड द सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सारे गुड्स रिलेटेड आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, परचेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, इफ द गुड्स आर गिवन एज फ्री सैम्पल, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज और एनी अदर थिंग, जिसके भी आगे एडजस्टमेंट्स हम लोग देखेंगे। सो क्योंकि ये यहाँ पे स्टॉक जो हम लोग परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बट उसमें से कुछ स्टॉक ऐसा है कि जो आपने अब तक ड्यूरिंग द ईयर सेल किया नहीं है, तो वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। तो इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से ज़्यादा है तो फिर आपको वो स्टॉक कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है। मतलब बहुत सारे बार एडजस्टमेंट में ऐसा दिया आता है कि कॉस्ट इतना है, मार्केट वैल्यू कितना है, इतना है, तो आपको कौन सा फिगर लेना है, विच एवर इज लोअर। सो दैट इज योर फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। सो सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अक्रूड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग या अक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस पेएबल, मतलब जो खर्चा पे करना बाकी है, मतलब वो पेएबल है। अभी फर्म में ये भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी है, जनरली हर एक कंपनी सैलरी फॉर अ मंथ नेक्स्ट मंथ में पे करती है। जैसे समझो अगर जनवरी का सैलरी है तो मोस्टली वो फरवरी में पे किया जाता है। बहुत सारे फर्म्स में फरवरी का सैलरी है, समझो मार्च में पे किया जा रहा है, तो ईयर एंड समझो मेरा दिसंबर है, तो दिसंबर का सैलरी शायद वो लोग ने जनवरी में पे किया हो, बट वो अपना खर्चा तो दिसंबर का ही है, तो सैलरी अकाउंट में पेमेंट नवंबर तक का ही दिख रहा होगा, बट दिसंबर मंथ का सैलरी इज अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर। अक्रूड मतलब वो साल का वो खर्चा हो गया, भले वो पेमेंट नहीं हुआ है, बट वी नीड टू बुक दैट एक्सपेंस इन द करंट ईयर्स फाइनल अकाउंट्स। सो करंट ईयर के फाइनल अकाउंट में आपको वो सारे खर्चे बुक करने हैं जो वो ईयर को बिलोंग करते हैं, चाहे फिर उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हुआ हो या अब तक वो आउटस्टैंडिंग हो। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जर्नल एंट्री, नाउ नॉट व्हाट इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर एक्सपेंसेस पेड, इट इज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। बट अगर एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, वो पेएबल है, तो उसका एंट्री हो जाता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और अक्रूड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो आप, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड व्हाट वुड बी द टू इफेक्ट, सबसे पहले तो वो आपका खर्चा है, तो उतना आपके खर्चे में ऐड हो जाना चाहिए। सो योर फर्स्ट इफेक्ट इज ऐड टू एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे हो सकता है। सो शायद वो वेजेस हो सकता है, शायद सैलरी हो सकता है, शायद ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो सकते हैं, शायद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बिल हो सकता है, विच इज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। द एक्सपेंस हैज़ अक्रूड, एक्सपेंस हैज़ इनकर्ड, वो खर्चा वो साल में हुआ है, सिर्फ पेमेंट नहीं हुआ है, तो क्योंकि वो खर्चा हुआ है उतना आपके खर्चे में ऐड हो जाना चाहिए। सो दैट वुड बी एडेड टू द एक्सपेंसेस, जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस है उसमें ऐड कर दो। एंड द सेकेंड इफेक्ट, हम लोग ने क्या बोला, भले वो पे नहीं हुआ है, मतलब वो पेएबल है, एंड एनीथिंग पेएबल इज योर लायबिलिटी, तो सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो ये दो इफेक्ट्स हो गए। अभी आपको जब आप फाइनल अकाउंट्स के सम सॉल्व कर रहे हो, आपको जर्नल एंट्री कहीं पे लिखना नहीं होता, हमें सिर्फ ये दो एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स देने होते हैं। सो जैसे आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसमें से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाया, सो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स तो सारे आ गए, बट ईयर एंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शायद वो नहीं दिख रही है, जैसे जिसके एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक दिस क्लोजिंग स्टॉक, और इट कैन बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इट कैन बी मैनी मोर अदर एडजस्टमेंट्स जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो एडजस्टमेंट्स का एक्चुअली वो जर्नल एंट्री होता है ना। अकाउंट्स में कोई भी चीज़ हमेशा जर्नल एंट्री से चालू होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहे हैं, एंड फिर उसके दो इफेक्ट्स। बट जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो आपके पार्टनरशिप फर्म का, तो आपको डायरेक्टली ये दो इफेक्ट्स देना है। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस। अभी प्रीपेड है, मतलब हम लोग ने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया है, जैसे कि समझो हमारा ऑफिस है रेंट पे, एंड वो ऑफिस का रेंट हम लोग ने एडवांस में पे कर दिया है, 3 महीने का रेंट हम लोग ने एडवांस दे दिया है, तो क्या वो करंट ईयर का खर्चा हुआ? नहीं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एडवांस में हो गया तो वो करंट ईयर का खर्चा नहीं है, अगर करंट ईयर का खर्चा नहीं है तो करंट ईयर के एक्सपेंस से निकल जाना चाहिए,
भले उसका पेमेंट हो गया बट वो करंट ईयर का खर्चा नहीं है, तो अपने को खर्चे में से निकाल देना है। एंड ये प्रीपेड एक्सपेंस एक तरीके का मेरा असेट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने पेमेंट किया है जिसका सर्विस लेना बाकी है। सो समथिंग इज रिसीवेबल बैक। सो इसका एंट्री हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो सबसे पहले तो प्रीपेड एक्सपेंस विल कम ऑन दी असेट साइड। एडवांस में खर्चा दे दिया, तो एडवांस में मैंने रेंट दे दिया, तो 3 महीने का जो एडवांस रेंट दिया है हम लोग उतने महीने के लिए अपना प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई करेंगे, बिकॉज हम लोग ने रेंट एडवांस में दे दिया है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ रिसोर्स फॉर द कंपनी, जिसके लिए आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। एंड टू एक्सपेंसेस, नाउ एक्सपेंस ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, बट वो अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, क्यों? क्योंकि उसमें से वो कम करना है। तो सेकेंड इफेक्ट गोज टू लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। सो जहाँ पे ये प्लस किया है मतलब ऐड टू एक्सपेंसेस, उतना अमाउंट ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दो, और अगर प्रीपेड है तो लेस कर दो। दिस एक्सपेंस अगेन इट कैन बी ऑन ट्रेडिंग और P&L अकाउंट डेबिट साइड। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है जिसका प्रीपेड हुआ है। गोइंग फर्दर, फोर्थ इज आउटस्टैंडिंग इनकम और अक्रूड इनकम। जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है, वैसे इनकम भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ सम इनकम इज रिसीवेबल, फॉर एग्जाम्पल इफ कमीशन इज रिसीवेबल बट नॉट येट रिसीव्ड, तो रिसीवेबल है मतलब इनकम है, भले कैश नहीं मिला, सो दैट शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स। नाउ व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर नॉर्मल इनकम रिसीव्ड? अगर इनकम रिसीव्ड होता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। बट अगर इनकम रिसीवेबल है तो अपना एंट्री हो जाएगा अक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट। कैश बैंक तो डेबिट होगा नहीं क्योंकि कैश बैंक मिला नहीं है, तो उसके बाद हम लोग बोल देंगे अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्रेडिट तो इनकम ही होगा क्योंकि उतना इनकम अर्न किया है हम लोग ने, उतना इनकम करंट ईयर का इनकम है। क्योंकि कैश में मिला नहीं है इसीलिए कैश बैंक डेबिट नहीं किया, उसके बदले अक्रूड इनकम डेबिट हो गया। सो इट इज आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, और यू कैन से इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एंड अभी बोलो इसका दो इफेक्ट क्या होगा? सो सिंस अक्रूड इनकम इज रिसीवेबल एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज योर असेट, सो फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा असेट साइड पे। एंड सेकेंड, ये इनकम उतना बढ़ना चाहिए, दो नॉट रिसीव बट इनकम इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो ये करंट ईयर का इनकम है, करंट ईयर में कमाया है आपने ये इनकम, तो उतना आपका इनकम में बढ़ जाएगा। एड टू इनकम। नाउ दिस इनकम जनरली अपीयर्स ऑन ट्रेडिंग और P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम का। अभी वैसे ही जैसे प्रीपेड एक्सपेंस था वैसे प्री रिसीव्ड इनकम भी हो सकता है। शायद आपने समझो कोई प्रीमाइसेस, आपका ऑफिस प्रीमाइसेस रेंट पे दिया और आपको एडवांस में रेंट मिल गया, या आपको और कोई इनकम एडवांस में मिल गई, सो प्री रिसीव्ड इनकम, या ऐसे बोल सकते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नाउ दैट इज नॉट द करंट ईयर्स इनकम। अगर आपको एडवांस में इनकम मिल जाता है बट अक्रूवल बेसिस के हिसाब से वो पर्टिकुलर ईयर का अगर इनकम नहीं है तो वो ईयर में हम लोग उसको इनकम बुक नहीं कर सकते। इनकम शुड बी रिकॉर्डेड इन द ईयर टू विच इट पर्टेन्स, जो साल में आपने वो इनकम कमाया है। सो अभी ये करंट ईयर का इनकम तो है नहीं, तो इनकम से निकालना है। नाउ इनकम ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल, तो इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, बट अगर उसमें से निकालना है तो हम लोग डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट लिख सकते हो, या प्री रिसीव्ड इनकम भी लिख सकते हो। इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम भी लिख सकते हो, प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट, या आप ऐसे बोल सकते हो एडवांस इनकम अकाउंट। सो इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट। अब इसका दो इफेक्ट क्या होगा? पहला तो इनकम में से लेस करना है, सो ये लेस फ्रॉम इनकम हो जाएगा क्योंकि वो करंट ईयर का इनकम है नहीं। सो लेस फ्रॉम इनकम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट, नाउ advance income is like a liability for the firm. So if the firm has received any income in advance, firm has to provide the service against which, अगर समझो कि आपको रेंट एडवांस में मिल गया तो उतने महीने के लिए आपको वो प्रीमाइसेस देना पड़ेगा जिससे आपको रेंट मिला है।
सो दैट एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी, क्योंकि आपको किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया है. सो नाउ यू नीड टू गिव द सर्विस. सो दिस विल कम ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सो आई होप आपको ये सब समझा है यहाँ तक. सो अगर एडवांस है इट इज डिडक्टेड, बट अगर आउटस्टैंडिंग या अक्रूड है इट इज एडेड टू द रिस्पेक्टिव इनकम और एक्सपेंसेस. एंड समथिंग रिसीवेबल इज योर असेट, समथिंग पेएबल इज योर लायबिलिटी. सो ये हो गए इतने एडजस्टमेंट्स. सो नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज बैड डेट्स. इट माइट बी पॉसिबल कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने बहुत सारा क्रेडिट सेल्स किया. क्रेडिट सेल्स करते हो तो बुक्स में डेटर्स दिखते हैं. नाउ डेनियल के फर्म में भी बहुत सारे सेल्स किए एंड समझो उनके बहुत सारे डेटर्स दिख रहे हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट वी नीड टू डू इज हम लोग को अपने डेटर्स को एनालाइज करना पड़ता है. एंड उसमें से वी फाइंड आउट कि समझो हम लोग को पता चल गया देयर आर फ्यू डेटर्स जो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, मतलब बैंकरप्ट जिसको बोलते हैं. अगर बैंकरप्ट हो गए हैं या फिर उनसे पैसा नहीं आने वाला है, तो ऐसे डेटर्स जो आपके बैड हो गए, मतलब बैड डेट्स जिसको बोलते हैं कि जो डेटर्स से आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो होता है आपके बैड डेट्स. तो वो बैड डेट्स अगर ईयर एंड पे आपको पता चलता है कि ओके इतने डेटर्स है जिसका पैसा भी नहीं मिलेगा, यू नीड टू राइट ऑफ दैट डेटर्स. सो वही हम लोग को डेटर्स को राइट ऑफ करने के लिए वी नीड टू पास द एंट्री फॉर बैड डेट्स. बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर भी प्रोवाइड किया हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर भी जब भी समझो कोई पार्टी की इंसॉल्वेंसी हुई, कुछ पैसा नहीं आया या कोई पार्टी ट्रेसेबल नहीं है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि हम लोग ने ड्यूरिंग द ईयर भी बैड डेट्स राइट ऑफ किया है जो आपका ट्रायल बैलेंस में अपीयर करेगा. बट एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी हम लोग डेटर्स को एनालाइज करते हैं, लिस्ट ऑफ डेटर्स को एनालाइज करते हैं एंड वी फाइंड आउट फ्यू मोर बैड डेट्स, देन वी नीड टू राइट ऑफ दोज डेटर्स, जिसके लिए एंट्री ये हम लोग ने पहले ही सीखा हुआ है. बैड डेट्स का एंट्री वुड बी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और सन्ड्री डेटर्स अकाउंट. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाता है अपना बैड डेट्स का. अभी ये बैड डेट्स दिखेगा किधर? सबसे पहले तो बैड डेट्स इज योर लॉस. एनी लॉस इज टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. सो पहले तो ये पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड. अभी यहाँ पे और भी अगर कोई बैड डेट्स है, जैसे हम लोग ने बोला कि ड्यूरिंग द ईयर भी बैड डेट्स हो सकता है जो शायद ट्रायल बैलेंस में दिख रहा हो, तो ट्रायल बैलेंस से बैड डेट्स आपने कहाँ पे डाला होगा? ट्रायल बैलेंस से बैड डेट्स वो आपने डाले होंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे. सो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे अगर ऑलरेडी बैड डेट्स है तो वो बैड डेट्स में वो ऐड हो जाएगा. सो फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा ऐड टू बैड डेट्स ऑन पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये लॉस है. एंड सेकेंड, क्योंकि डेटर्स से वो पैसा नहीं मिलने वाला है उतना हम लोग डेटर्स से लेस कर देंगे. सो सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम डेटर्स. और डेटर्स कहाँ पे अपीयर करते हैं अपने? ऑन दी असेट साइड. सो लेस फ्रॉम डेटर्स ऑन दी असेट साइड. सो दो इफेक्ट क्या हो जाएगा? एक तो पीएनएल अकाउंट डेबिट एड टू बैड डेट्स एंड दूसरा लेस फ्रॉम डेटर्स. नाउ नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. तो आपने बहुत बार सुना होगा आरबीडीडी या आरडीडी या पीडीडी शायद. तो इसका मतलब क्या होता है? इट माइट बी पॉसिबल कि आपके जो डेटर्स है उसमें से कुछ डेटर्स का बैलेंस ऐसा लगे कि शायद वो पैसा नहीं मिलेगा. ओवरऑल एज पर द पास्ट ट्रेंड या जनरली मतलब हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे बिजनेस में 1% या 2% बैड डेट्स होने के चांसेस है. ये बैड डेट्स क्या है? एक्चुअली इतने बैड डेट्स हो चुके हैं, इतने डेटर्स को आपने राइट ऑफ कर दिया है, इतना पैसा फॉर श्योर नहीं मिलेगा. आरडीडी हम लोग क्या सोचे कि शायद वो पैसा नहीं मिलेगा, सो इसीलिए हम लोग रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कि शायद ये बैड डेट्स हो सकता है. इसमें बहुत फर्क है. एक्चुअल बैड डेट्स मतलब वो लॉस ऑलरेडी हो चुका है, वो डेटर्स ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके हैं. आरडीडी का मतलब शायद वो डेटर्स से पैसा नहीं मिलेगा. एंड एज पर द इंडस्ट्री प्रैक्टिस और एज पर द पास्ट ईयर्स एनालिसिस हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटर्स पे एक प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं. नाउ अगेंस्ट एज पर द प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल आप बोल सकते हो कि जहाँ पे वी आर एंटिसिपेटिंग फ्यूचर लॉसेस कि हम लोग ने सेल्स किया, हमारे बुक्स में डेटर्स दिख रहे हैं एंड एज पर द पास्ट ट्रेंड हम लोग को लगता है कि 2% जनरली मेरा बैड डेट्स होता ही है. तो आप उसको अभी से एंटिसिपेट कर लो, अभी से आप प्रोविजन क्रिएट कर लो जो फ्यूचर में होने वाले बैड डेट्स है उसके लिए. तो जिसके लिए जर्नल एंट्री होता है, तो जर्नल एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. अभी ये जर्नल एंट्री प्लीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत बार लोग ये एंट्री में डेटर्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं, जबकि द एंट्री एक्चुअली इज
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू RDD मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। एंड यहाँ पे देखो डेटर्स अकाउंट अफेक्ट नहीं होता। अभी हम समझाते कि ये रीज़न क्या है। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों, जैसे पहले बोला कि ये शायद होने वाला लॉस है, बट वो लॉस को आप अभी से आपके बुक्स में अकाउंट कर रहे हो, एंटिसिपेटिंग लॉस इन द बुक्स। तो क्योंकि आप अभी से एंटिसिपेट कर रहे हो, अभी से वो लॉस बुक्स में अकाउंट कर रहे हो एंड लॉस है, इसीलिए PN अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू RDD अकाउंट। टू RDD क्योंकि एक प्रोविजन क्रिएट किया, आगे जाके अगर बैड डेट्स होता है तो हम लोग ये प्रोविजन के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेटर्स को डेबिट या क्रेडिट नहीं करते बिकॉज एक्चुअली डेटर्स का बैलेंस कम नहीं हुआ। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेटर्स है जिसको हम लोग ने 5000 का सेल किया, वो 5000 में से उसने 4000 हमें ऑलरेडी पे कर दिया है, मतलब उसका बैलेंस कितना है 1000। 5000 का क्रेडिट सेल्स है, 4000 ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, मतलब बैलेंस कितना बाकी 1000। अभी हमें वहाँ लग रहा है कि शायद ये 1000 नहीं मिलेगा, बट वो शायद है, एक्चुअल बैड डेट्स नहीं है। तो क्या उतना 1000 डेटर्स में से माइनस करके रख दोगे, डेटर्स को 0 कर दोगे? नहीं ना, वो डेटर्स अभी भी 1000 पे ही दिखेगा। तो वो डेटर्स को हम लोग बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे, जबकि उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं कि शायद ये लॉस हो सकता है। हाँ, अगर श्योर होता कि वो 1000 नहीं मिलता तो हम लोग बैड डेट्स राइट ऑफ कर देते थे, बट अगर डाउटफुल है जिसके लिए आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो तो आप RDD क्रिएट करो। सो इट इज़ एंट्री इज PNL अकाउंट डेबिट टू RDD। तो क्योंकि PNL अकाउंट डेबिट है तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड अगेन यहाँ पे वो बैड डेट्स अगर है, मतलब एज पर ट्रायल बैलेंस वाला, एज पर दिस एडजस्टमेंट वाला, वो बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। द रीज़न बीइंग ये प्रोविजन बैड डेट्स के रिलेटेड ही हो रहा है, इसीलिए हम लोग वो बैड डेट्स में ऐड करके दिखाते हैं। एंड ये जो RDD है फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन, ये हम लोग डेटर्स से लेस करके दिखाते हैं। नाउ ये RDD का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ये डेबिट बैलेंस में से हम लोग ये प्रोविजन लेस करके दिखाते हैं ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। एक्चुअली डेटर्स से ये लेस नहीं होता। सो लेस फ्रॉम डेटर्स ऑन दी असेट साइड। अभी इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एंट्री में डेटर्स क्यों नहीं है, या अगर हम लोग कभी किसी को पूछते हैं कि RDD का एंट्री क्या है, पीपल जनरली से RDD टू डेटर्स या PNL टू डेटर्स और डेटर्स टू PNL और सम ऑफ द अदर थिंग, बट एक्चुअल एंट्री में वो डेटर्स अफेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि डेटर्स एक्चुअली कम नहीं हुआ है, हम लोग ने डेटर्स को राइट ऑफ नहीं किया है, वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ प्रोविजन। तो फिर आपको लगेगा कि डेटर्स से लेस करके क्यों दिखाया, फॉर गिविंग द बेटर पिक्चर टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहे हैं, अभी समझो आपके टोटल डेटर्स दिख रहे हैं 1 लाख, बट उस पर आपको लग रहा है 2000 रुपीज़ शायद नहीं मिलेगा और आपने उसका प्रोविजन क्रिएट किया। तो क्या आप डेटर्स अभी भी 1 लाख पे दिखा सकते हो? इट विल नॉट गिव अ फेयर पिक्चर ऑफ योर फाइनल अकाउंट्स, राइट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख के डेटर्स में से -2000 RDD करके आउटर कॉलम में 98,000 ही डिस्प्ले करते हैं टू गिव द बेटर पिक्चर, फेयर पिक्चर ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज द रीजन ऑफ क्रिएटिंग दिस RDD एंड शोइंग एज लेस फ्रॉम डेटर्स। सो ये 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है। एक है बैड डेट्स, सो बैड डेट्स का 2 इफेक्ट, एक तो लेस फ्रॉम डेटर्स, ये एक्चुअली डेटर्स में से हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, एंड दूसरा PNL अकाउंट डेबिट साइड। एंड नेक्स्ट है RDD जिसका फर्स्ट इफेक्ट है लेस फ्रॉम डेटर्स। अगेन डेटर्स में से लेस बहुत बार कैसे करते हैं, RDD का एक परसेंटेज दिया जाता है कि ओवरऑल 2% RDD, ओवरऑल 5% RDD। तो 2% और 5% किस पे करोगे, डेटर्स पे ही करोगे, क्योंकि डेटर्स के अमाउंट पे आप एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो कि शायद इसमें से इतने डेटर्स का पैसा नहीं मिलेगा। सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक डेटर वाइज प्रोविजन नहीं क्रिएट करते, ओवरऑल टोटल डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट किया जाता है कि ओवरऑल डेटर्स का 2% शायद नहीं मिलेगा, ओवरऑल डेटर्स का 1% शायद नहीं मिलेगा। तो डेटर्स पे वो परसेंटेज अप्लाई करते हैं, तो लेस फ्रॉम डेटर्स। एंड सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा PNL अकाउंट डेबिट साइड, जहाँ पे वो बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया बैड डेट्स एंड RDD। चलो अभी नेक्स्ट है रिजर्व और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नाउ व्हाट इज दिस रिजर्व फॉर, हम लोग डेटर्स को बहुत बार डिस्काउंट अलाउ कर दे इफ़ दे मेक अर्ली पेमेंट। तो समझो कि क्रेडिट पीरियड दिया है हम लोग ने, उनको टाइम दिया है 30 डेज़ का। सो से द फर्म्स पॉलिसी इज़ 30 डेज क्रेडिट पीरियड, बट इफ़ द डेटर पेज इन एडवांस तो हम लोग उनको डिस्काउंट दे देते हैं।
सो दैट डिस्काउंट विच इज़ गिवन टू द डेटर्स इट इज़ नोन एज डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग डिस्काउंट अलाउ करते हैं डेटर्स को, वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। बट जो अपने क्लोजिंग डेटर्स है उनको भी एज पर द पास्ट ट्रेंड शायद हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। मतलब उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं कि ओवरऑल जितने डेटर्स होते हैं उसमें से 1% डेटर्स ऐसे होते हैं ओवरऑल बेसिस पे जो अर्ली पेमेंट कर ही देते हैं। मतलब एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि कौन जल्दी पेमेंट करेगा, बट एज पर माई पास्ट ट्रेंड मेरे डेटर्स ऐसे है कि 1% या समझो 3% डेटर्स हमें जल्दी पेमेंट कर ही देते हैं, तो उसको हम लोग डिस्काउंट अलाउ करने वाले हैं। अगेन वो जो डिस्काउंट अलाउड है उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, एंड ये प्रोविजन का भी सिमिलर एंट्री होगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड खर्चे के लिए आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। तो आपका एक तो हो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू PFDD या RFDD उसको बोल सकते हैं शॉर्ट में, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सो टू PFDD अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट, तो RDD के लिए एंट्री क्या था, P&L अकाउंट डेबिट टू RDD अकाउंट, बिकॉज वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स था, रिजर्व फॉर बैड डेट्स था, बट वो एक लॉस के लिए ही हम लोग ने एक प्रोविजन क्रिएट किया था, इसीलिए P&L अकाउंट में डेबिट हुआ। ये है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, अगेन ये खर्चे के लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, इसीलिए ये P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सो इसका फर्स्ट इफेक्ट, क्योंकि P&L अकाउंट डेबिट साइड पे जा रहा है, एक खर्चे के लिए प्रोविजन कर रहे हो, तो फर्स्ट इफेक्ट इन योर फाइनल अकाउंट इज P&L अकाउंट डेबिट साइड, जहाँ पे नाउ दिस प्रोविजन इज फॉर डिस्काउंट अलाउड। तो जैसे RDD ने किया था कि RDD इज फॉर बैड डेट्स, तो बैड डेट्स में ऐड करके दिखाया था, वैसे ही ये प्रोविजन इज फॉर डिस्काउंट अलाउड, तो दिस विल बी शोन एज ऐड टू डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड में ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी द फर्स्ट इफेक्ट। अगर डिस्काउंट अलाउड अपीयर नहीं कर रहा है, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कहाँ से मिलेगा, दिस विल कम फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितने लोगों को अपना डिस्काउंट अलाउ किया होगा उसका टोटल ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा होगा, जहाँ से वो P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। वो डिस्काउंट अलाउड में आप ये प्रोविजन का अमाउंट ऐड कर दोगे, अगर नहीं है तो आप अलग से P&L अकाउंट में डेबिट करके लिख दो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एंड ये सेकेंड इफेक्ट अगेन ना ओवर ईयर, ये डिस्काउंट आप किसको देने वाले हो, डेटर्स को। तो जैसे समझो हम लोग ने देखा था कि 1 लाख के समझो डेटर्स है, जो एग्जांपल पहले दिया था, उसमें से समझो हम लोग सोच रहे हैं कि 2000 का शायद बैड डेट्स हो सकता है, मतलब RDD, तो हम लोग ने 2000 माइनस करके 98,000 दे दिया। अभी ये 98,000 पे समझो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि शायद 1000 का डिस्काउंट दे सकते हैं, जिसके लिए हम लोग PFDD क्रिएट कर रहे हैं 1000 के लिए। तो डेटर्स से अभी पैसा कितना मिलेगा, आपको क्या लग रहा है कितना मिलेगा, 98 माइनस 1000 97,000। तो हम डेटर्स में से ये प्रोविजन लेस करके दिखाते हैं ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। अगेन आई विल रिपीट, दिस इज ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। एक्चुअली में डेटर्स को कम नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कोई भी डेटर्स ने टाइम के पहले पेमेंट नहीं किया तो शायद हम लोग उसको कोई भी डिस्काउंट ना दे, और अगर हम लोग ने डिस्काउंट अलाउ नहीं किया तो ये फिर प्रोविजन वगैरह का तो मतलब ही नहीं, मतलब शायद वो टाइम पे आपको ये प्रोविजन रिवर्स कर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया ही नहीं तो आपके पास ये प्रोविजन पड़ा होगा बुक्स में, जिसका भी कोई मतलब नहीं है, तो आप ये रिवर्स कर दोगे। सो PFDD का सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम डेटर्स इन योर बैलेंस शीट असेट साइड, डेटर्स अपीयर्स ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये हो गया PFDD का। सिमिलर टू दिस PFDD, अगर अदर वे राउंड सोचोगे तो जैसे हम लोग डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं, वैसे क्रेडिटर्स से डिस्काउंट भी तो मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो वो डिस्काउंट रिसीव का भी, या मतलब वो शायद डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, उसका भी एक प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, जिस विच इज़ नोन एज रिजर्व ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सो यहाँ पे ये थोड़ा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल से अलग जाता है, जहाँ पे बोला जाता है एंटीसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। बट एज पर बहुत सारे इंडस्ट्री प्रैक्टिस विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो कोई इंडस्ट्री का ये प्रैक्टिस होता है कि ओवरऑल क्रेडिटर्स पे हमेशा डिस्काउंट मिलता ही है, तो वो डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो डिस्काउंट मिल गया वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो तो रिकॉग्नाइज होगा ही। मतलब अगर फर्म अपने क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट कर देगा तो वो फर्म को डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके लिए आप अभी से प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, एंड उसका एंट्री इसका रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स इज
इनकम फॉर अस, सो इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब टू P&L अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। एंड ये प्रोविजन के लिए डेबिट बैलेंस आ जाएगा PFDC अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सो अभी ये PFDC अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट वुड बी द एंट्री। तो PFDD का एंट्री क्या था, P&L अकाउंट डेबिट टू PFDD अकाउंट, PFDC का एंट्री क्या हो जाएगा, PFDC अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो अभी इसका दोनों का दो इफेक्ट क्या आएगा, तो सबसे पहले तो P&L अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब दिस विल गो ऑन द P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये आपका इनकम है, मतलब शायद मिलने वाला इनकम है जिसका आपने अभी से प्रोविजन किया है। क्यों, कौन से इनकम के लिए किया है, फॉर डिस्काउंट रिसीव, तो दिस वुड बी एडेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। एंड PFDC, नाउ दिस इज अ प्रोविजन क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स। तो समझो आपके क्रेडिटर्स है 50,000, बट आपने समझो 5,000 का प्रोविजन क्रिएट किया है, मतलब ओवरऑल प्रैक्टिस ऐसा है कि आपको 5,000 तक डिस्काउंट मिल ही सकता है, ये थोड़ा सा हायर एंड पे हो गया, बट समझो कि 50,000 है और आप 5,000 का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, तो नेट आप क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करने वाले हो, ओनली 45,000, क्योंकि 50,000 पेएबल है, बट 5,000 तो आप लोग को लग रहा है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आप अर्ली पेमेंट करने वाले हो, तो आपको नेट 45,000 ही पेएबल है। सो इसीलिए ये PFDC दो इट डज नॉट अफेक्ट योर क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि ये प्रोविजन है, एक्चुअल डिस्काउंट रिसीव नहीं है, तो ये क्रेडिटर्स को अफेक्ट नहीं करता। बट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट लाइक दिस डेटर्स, ये भी क्रेडिटर्स से लेस करके दिखाया जाएगा एंड क्रेडिटर्स अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो ये हो गया आपका PFDD का। सो ये चार एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बैड डेट्स, RDD, PFDD, PFDC। एंड अगर इसका हम लोग P&L और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देखिए तो ये कुछ ऐसे होगा, in your P&L account, now this is again important, this is a better presentation purpose। so in your P&L account सबसे पहले जो बैड डेट्स में जो फॉर्मूला, इसको हम लोग आप फॉर्मूला बोल सकते हो या बैड डेट्स के लिए एडजस्टमेंट बोल सकते हो। सो सबसे पहले आता है टू बैड डेट्स डेबिट साइड पे, ये P&L अकाउंट का डेबिट साइड, ये P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड पे क्योंकि बैड डेट्स आपका लॉस है, एज पर द ट्रायल बैलेंस का फिगर आ जाएगा, टू विच वी एड न्यू बैड डेट्स। ये न्यू बैड डेट्स कौन सा आता है, जो ईयर एंड पे आप करते हो, मतलब एज पर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर का ये बैड डेट्स है जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा, ईयर एंड पे बैड डेट्स करते हो वो आपका न्यू बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट। टू विच वी एड न्यू RDD, मतलब ये एज पर एडजस्टमेंट का RDD इसमें ऐड किया जाएगा, एंड लेस ओल्ड RDD, ये आपको RDD ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा होगा। अभी न्यू माइनस ओल्ड क्यों करते हैं, क्योंकि समझो आपका प्रोविजन है 1,000 का और आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी समझो 200 का प्रोविजन क्रिएट करके रखा है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना करना है, सिर्फ 800 का, क्योंकि 1,000 के प्रोविजन के सामने अगर 200 का प्रोविजन लास्ट ईयर ही हो गया था which is brought forward in the current year, the figure would be appearing in the trial balance। ये क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि RDD का जैसे हम लोग ने एंट्री बोला P&L टू RDD अकाउंट, सो RDD अकाउंट एज अ क्रेडिट बैलेंस, तो लास्ट ईयर का जो ब्रॉड फॉरवर्ड फिगर होगा जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा होगा वो हम लोग लेस कर देंगे, ताकि नेट एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना क्रिएट करना है वो हम लोग को समझे इन योर P&L अकाउंट। सो कैसे करना है, टू बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस, एड न्यू बैड डेट्स एज पर दी एडजस्टमेंट, एड न्यू RDD एज पर दी एडजस्टमेंट, लेस ओल्ड RDD, ताकि बैलेंस डिफरेंस ऑफ द RDD का ही P&L अकाउंट में इफेक्ट आए। ऑलरेडी 200 का इफेक्ट हो चुका है, समझो 1,000 का इस बार प्रोविजन लग रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट आना चाहिए, सिर्फ 800 का, राइट। सो न्यू RDD एज पर एडजस्टमेंट, लेस ओल्ड RDD एज पर ट्रायल बैलेंस, एंड यू विल फाइंड आउट द आउटर कॉलम फिगर। इन केस ये फिगर अगर आपका नेगेटिव आता है, नेगेटिव कभी आ सकता है जब ये ओल्ड RDD बहुत ज़्यादा हो कंपेयर टू ये बैड डेट्स एंड न्यू RDD अमाउंट। तो इन केस अगर ये ज़्यादा है और ये नेगेटिव फिगर आया तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिर्फ डैश कर दो। अगर आपको पहले से आइडिया आ जाता है कि वो ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला रिवर्स करके यहाँ पे लिख दो, मतलब इट वुड बी बाय ओल्ड RDD लेस बैड डेट्स लेस न्यू बैड डेट्स लेस न्यू RDD। या फिर अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया है तो आप यहाँ पे सिर्फ डैश कर दो, डू नॉट राइट नेगेटिव फिगर ऑन द डेबिट साइड, यहाँ पे सिर्फ डैश करके क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय एक्सेस ऑफ ओल्ड RDD ओवर न्यू RDD एंड बैड डेट्स, मतलब ओल्ड RDD न्यू RDD और बैड डेट्स से ज़्यादा है, और वो फिगर आप यहाँ पे लिख दो।
अगर नेगेटिव आता है तो। इसके बाद जो हम लोग ने अभी देखा टू डिस्काउंट अलाउड, जिसमें हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं PFDD का, तो वो सेम बैड डेट्स के जैसे टू डिस्काउंट अलाउड एज पर ट्रायल बैलेंस एंड न्यू PFDD प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज पर एडजस्टमेंट लेस ओल्ड PFDD दिस वुड बी द फिगर ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर, जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस में अपीयर कर रहा होगा। सो वो यहाँ से लेस कर दो, नेट फिगर आउटर कॉलम में आ जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो ये भी क्रेडिट साइड पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे डैश करते हैं बाय एक्सेस ऑफ ओल्ड PFDD ओवर न्यू PFDD एंड डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट रिसीव विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। सो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड एज पर द ट्रायल बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, जितना रिसीव हुआ है, एड न्यू PFDC, और कितना आपको लग रहा है कि डिस्काउंट रिसीव्ड होगा जिसके लिए आपने प्रोविजन क्रिएट किया, लेस ओल्ड, क्योंकि अगर आपने लास्ट टाइम में प्रोविजन क्रिएट करके रखा है तो वो प्रोविजन आप वापस करंट ईयर में क्रिएट नहीं करोगे। सो इसीलिए ओल्ड PFDC लेस करके नेट फिगर आउटर कॉलम में लिखोगे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट साइड पे आएगा, बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे आएगा। सो ये आपको आई होप ये थोड़ा ध्यान में आ गया है। दिस इज़ फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन। ये कैसे लिखना है, तो बैड डेट्स का फॉर्मूला, डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट रिसीव्ड का। इन केस समझो PFDD है, ओल्ड नहीं है, तो आप यहाँ से लेस करके नहीं दिखाओगे। समझो डिस्काउंट अलाउड और ओल्ड PFDD कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख दोगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और सीधा अमाउंट डाल दो। सो अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप वो स्किप कर सकते हो, वो आइटम स्किप कर सकते हो। बट अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दिखाओ। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में सबसे पहले अगर असेट साइड पे देखते हैं तो दिस इज योर लायबिलिटी साइड एंड दिस इज योर असेट साइड। सो असेट साइड पे डेटर्स आ जाएगा एज पर द ट्रायल बैलेंस, जो डेटर्स का फिगर है, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव द इफेक्ट फॉर एनी अदर एडजस्टमेंट। हम लोग ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट आगे देखने वाले हैं जो शायद आपके डेटर्स को अफेक्ट करे, तो सबसे पहले वो सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं बिफोर यू गो ऑन फॉर RDD और PFDD। उसका भी रीज़न समझाती हूँ आपको, पर ध्यान कैसे रखना कि डेटर्स एड और लेस एनी अदर एडजस्टमेंट गिवन, फिर वो बच्चा, मतलब ये नेट डेटर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल अगर दूँ जो आगे हम लोग करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स। समझो आपने कोई सेल्स किया पर आप वो रिकॉर्ड करना भूल गए। अभी क्योंकि आप रिकॉर्ड करना भूल गए तो आपने वो डेटर्स में ऐड नहीं किया होगा, वो सेल्स क्रेडिट सेल्स हो सकता है जो आपने डेटर्स में ऐड नहीं किया, मतलब डेटर्स उतना कम दिख रहा है। तो पहले तो वो डेटर्स में वो सेल्स का इफेक्ट दो, अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो ये आपके टोटल डेटर्स हो जाएंगे। ये टोटल डेटर्स में से कितने डेटर्स का आपको लग रहा है कि बैड डेट्स हो गया, जो बैड डेट्स आप राइट ऑफ कर रहे हो एज पर दी ईयर एंड एडजस्टमेंट, तो ये न्यू बैड डेट्स इसमें से लेस हो जाएगा, नेट फिगर आएगा। अभी इतना पैसा रिसीवेबल है और ये डेटर्स अकाउंट का बैलेंस दिख रहा होगा, डेटर्स अकाउंट का ये बैलेंस दिख रहा होगा आफ्टर गिविंग द इफेक्ट फॉर अदर एडजस्टमेंट्स आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, ये इतना डेटर्स का बैलेंस दिख रहा होगा। इसके ऊपर वी विल क्रिएट द RDD का प्रोविजन। अभी इसके ऊपर क्यों, देखो इस पे नहीं कर सकते क्योंकि इस पे कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी है, वो कर लो। अभी ये जो अमाउंट है उसमें से ये तो फॉर श्योर बैड डेट्स हो चुका है, तो इस पे कोई प्रोविजन क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इस पे तो ऑलरेडी अपने को पता है कि इसमें से इतने तो ऑलरेडी पैसा नहीं आएगा, तो वो निकाल लो, ये बचा। अभी इस पे कितने लोगों का पैसा नहीं आ सकता उसका प्रोविजन क्रिएट करो, विच इज़ योर न्यू RDD एज पर दी एडजस्टमेंट, ADJ मतलब एडजस्टमेंट। एंड ये जो बैलेंस बचा उस पर आप करोगे PFDD का प्रोविज़न। क्यों, क्योंकि अगर कोई पैसा नहीं देगा तो क्या आप उसको डिस्काउंट दोगे? ऑब्वियसली नहीं। इसीलिए हम लोग इसमें से पहले जो शायद पैसा नहीं मिलने वाला है, जो RDD है, वो निकाल देते ओनली फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस कि इसमें से शायद इतना नहीं आया। एंड पीपल वी नीड टू कैलकुलेट RDD, इसीलिए आपको ये ध्यान देखना है कि पहले सारे एडजस्टमेंट्स कर लो, न्यू बैड डेट्स भी कर लो, बैलेंस पे RDD प्रोवाइड करो, क्योंकि इतने रिसीवेबल है, इस पर शायद इतना पैसा ना आए। और अभी इतना पैसा फेयरली रिसीवेबल है जिसको हम लोग डिस्काउंट अलाउड करेंगे शायद, जिसके लिए हम लोग ने PFDD क्रिएट किया, एंड आपका नेट फिगर आउटर कॉलम में चला जाएगा। ये न्यू बैड डेट्स, न्यू RDD आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट में चला जाता है, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू RDD इन योर PNL अकाउंट। एंड ये न्यू PFDD, इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाता है आपका PNL अकाउंट डेबिट साइड पे, डिस्काउंट अलाउड में हैड न्यू PFDD। सेम वे ऑन योर लायबिलिटी साइड इन योर क्रेडिटर्स, एज पर ट्रायल बैलेंस जो क्रेडिटर्स है वो ले लो। सबसे पहले एड और लेस एनी अदर एडजस्टमेंट इन योर क्रेडिटर्स, ताकि आपको एक करेक्ट फिगर मिले क्रेडिटर्स का कितना है। एंड ऑन दिस क्रेडिटर्स
शायद आपको जो डिस्काउंट मिल सकता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स वो यहाँ से लेस करो, क्योंकि उतना पैसा हम लोग प्रोबेबली नहीं पे करेंगे जिसके लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, वो लेस कर दो एंड दिस वुड बी द आउटर कॉलम फिगर. सो दिस न्यू PFDC एज पर द एडजस्टमेंट विल अपीयर इन योर PNL अकाउंट क्रेडिट साइड अंडर डिस्काउंट रिसीव फॉर्मूला. सो डिस्काउंट रिसीव में ये न्यू PFDC ऐड हो जाएगा. सो आई होप आपको ये इतना समझा है गाइज. ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट है. बैड डेट्स, न्यू PFDD एंड न्यू PFDC, और ये सारे प्रोविजंस आप क्रिएट करते हो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कोई बैड डेट्स होने वाले हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्काउंट अलाउ करने वाले हो, अगर आपको लग रहा है आप डिस्काउंट रिसीव करने वाले हो, तो वो सारे प्रोविजंस का इफेक्ट और उसका प्रेजेंटेशन PNL और बैलेंस शीट में कैसे होगा ये हम लोग ने अभी देखा. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन. Now what is depreciation? Depreciation is decrease in value of asset due to the wear and tear, due to the use of the asset. शायद asset obsolete हो गया, मतलब उसका वैल्यू कम हो गया, हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाता है. जैसे समझो डेनियल का फर्म है, वहाँ पे फर्नीचर है, अभी वो फर्नीचर वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो फर्नीचर का वेयर एंड टेयर है, उसकी यूज़ की वजह से उसका वैल्यू कम हो जाएगा. सो दैट रिडक्शन इन द वैल्यू इज अकाउंटेड एज डेप्रीसिएशन. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन? ये पहले भी किया हुआ है हम लोग ने. डेप्रीसिएशन का जर्नल एंट्री होता है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट सिंस इट इज़ अ लॉस. लॉस क्यों? क्योंकि अगर आपके एसेट का वैल्यू कम हो जाता है तो आपके लिए वो लॉस ही हो जाता है. सो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और यू कैन से फिक्स असेट अकाउंट. जनरली वी डेप्रीशिएट फिक्स असेट, द असेट विच आर फॉर लॉन्ग टर्म यूज़. जो शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए वो तो उसका वैल्यू तुरंत खत्म होने वाला है. जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाता है, विच इज़ रिटर्न ऑफ इन फॉर्म ऑफ डेप्रीसिएशन. तो डेप्रीसिएशन का एंट्री हो जाएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. अब इसका दो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा डेप्रीसिएशन टू असेट. सो फर्स्टली डेप्रीसिएशन इज अ लॉस. जब अभी डिस्कस किया, क्योंकि असेट का वैल्यू कम हुआ तो वो अपना लॉस है. लॉस है मतलब ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एंड सेकेंड, असेट हैव अ डेबिट बैलेंस. तो डेबिट बैलेंस वाले असेट को आपने क्रेडिट किया क्योंकि यू आर रिड्यूसिंग योर असेट बैलेंस. तो रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट इन योर बैलेंस शीट. सो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखनी है दैट डेप्रीसिएशन is to be calculated after all the adjustments related to fixed assets. Depreciation is to be calculated after all the adjustment related to fixed assets. अभी इसका मतलब क्या हो गया? समझो हम लोग ने कोई असेट खरीदा और हम लोग ने गलती से वो परचेज में डाल दिया. कोई असेट खरीदा बट गलती से हम लोग ने परचेज ऑफ गुड्स समझ के डाल दिया. तो वो परचेज ऑफ गुड्स में जो असेट गलती से है, एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी आपको ये मिस्टेक पता चले कि आप उसको रेक्टिफाई करोगे. अब रेक्टिफाई कैसे करोगे? उसको परचेज से हटा के असेट में ऐड कर दोगे. तो पहले आप ये इफेक्ट डालोगे, उसके बाद जो आपको नेट करेक्ट फिगर ऑफ फिक्स एसेट मिलेगा उस पे आप डेफिनेटली डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे. तो अगर और कोई एडजस्टमेंट्स है रिलेटेड टू असेट, जैसे परचेज ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट, या कोई रेक्टिफिकेशन करना है, या जैसे समझो आगे भी हम लोग देखेंगे, समझो रिपेयरिंग किया असेट का बट गलती से वो रिपेयर का खर्चा असेट के अकाउंट में डाल दिया, तो अगेन दैट इज़ रॉन्ग. वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा PNL अकाउंट में जाना चाहिए. तो पहले वो रेक्टिफाई करो, फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ असेट्स, करेक्ट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, एंड देन यू डू दी एडजस्टमेंट फॉर डेप्रीसिएशन. तो एक आपको हमेशा याद रखना है कि भाई बैड डेट्स, RDD, RFDD, RFDC एंड डेप्रीसिएशन, ये एडजस्टमेंट्स हमेशा बाद में करने के आफ्टर गिविंग इफेक्ट्स टू ऑल अदर एडजस्टमेंट. इवन इफ ये एडजस्टमेंट फर्स्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो भी वो एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में करना है, क्योंकि एसेट का भी एक नेट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू मिल जाना चाहिए आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट. डेटर्स और क्रेडिटर्स का भी आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट एक करेक्ट वैल्यू मिलना चाहिए. देन यू गिव द इफेक्ट टू दीज एडजस्टमेंट्स. उसके बाद है अनरिकॉर्डेड परचेजेस. अनरिकॉर्डेड परचेजेस का मतलब क्या होता है कि परचेज तो किया पर रिकॉर्ड करना भूल गए. नाउ नथिंग स्पेसिफाइड, अनरिकॉर्डेड परचेजेस आर ऑलवेज अज्यूम्ड एज क्रेडिट परचेज. तो क्रेडिट परचेज है तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड कर लो.
सो क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री वुड बी, ये आप सबको आना चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, दिस इज द एंट्री फॉर क्रेडिट परचेजेस। उसका दो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अगर परचेज रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो ना, तो परचेज में ऐड कर दो। सो फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा ऐड टू परचेजेस। फाइनल अकाउंट्स में परचेजेस कहाँ पे अपीयर करता है, यह प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, दिस विल कम ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में भी ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड। सो जैसे अभी बोला था कि क्रेडिटर्स में पहले ये अनरिकॉर्डेड परचेजेस ऐड कर दो ताकि करेक्ट फिगर ऑफ क्रेडिटर्स मिले, फिर उस पर पीएफडीसी करो, फिर उस पर ये पीएफडीसी का परसेंटेज लगाओ ताकि आपको जो टोटल क्रेडिटर्स है उस पर पता चले कि कितना प्रोविजन क्रिएट करना है। सो ऐड टू परचेजेस, ऐड टू क्रेडिटर्स। सिमिलर दैट कुड बी अनरिकॉर्डेड सेल्स, मतलब सेल्स किया बट रिकॉर्ड करना भूल गए बुक्स में, कुछ नहीं बोला, ऑलवेज अज्यूम्ड एज क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स का एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। See, in all the adjustment, you can directly learn the adjustment effects, but that does not make sense unless you know the journal entry. And if you know the journal entries, you need not rectify this. You need not learn this. क्योंकि अगर आपको journal entry पता है तो आप उसका इफेक्ट आराम से दे सकते हो इन योर ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट या बैलेंस शीट में। सो डेटर्स अकाउंट में ऐड हो जाएगा, सो फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा ऐड टू डेटर्स। डेटर्स कहाँ पे अपेयर करता है, ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड क्योंकि सेल्स में भी ये रिकॉर्ड नहीं किया तो ऐड टू सेल्स, सेल्स अपियर्स ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। से ये हो गया अनरिकॉर्डेड सेल्स। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। The basic concepts related to interest on capital and interest on drawings we had already discussed in the video of introduction of partnership firm. कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होता है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होता है, तो कंसेप्ट हम लोग ने देखा है। तो यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इज दिस इनकम फॉर द फर्म और एक्सपेंस फॉर द फर्म, ये फर्म के लिए इनकम हो जाएगा कि एक्सपेंस। सो since capital is the amount which is brought in by the proprietor or the partner in the business, मतलब owner business में वो capital लेके आ रहा है। So say for example we have Daniel, we have all the partners of Messrs JDJ firm who have brought in the capital. So उन्होंने जो capital डाला है business में उसके सामने हम लोग उनको interest देने वाले हैं। So that interest is an expense for the firm. In any business organization, the owner, the partners are separate from the business, that is a business entity concept. So business is going to pay to the partners the interest on their capital, that is an expense for the firm. So entry हो जाएगा interest on capital. अभी partners के लिए वो income होगा, but we are not doing the accounting of partners, we are not doing the accounting of individuals, we are doing the accounting for partnership firm. So interest on capital account debit to, this would be added to partners capital account. So to partners capital, or if fixed capital method is maintained, then we can say partners capital or current account. Interest on capital account debit to partners capital or current account. So if it is a fluctuating capital method, it would be credited to capital account, but if it is a fixed capital method, then it would be credited to current account. If you do not know this fixed capital method or fluctuating capital method, do watch the first video, which is introduction to partnership firm, to get the basic idea as to what are the different provisions related to partnership, interest on capital, interest on drawings, capital, fixed fluctuating capital method. वो सारी चीज़ें आपको वो वीडियोस में समझ में आ जाएगी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, इसका दो इफेक्ट चला जाएगा। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, सो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जा रहा है, सो ऐड टू कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। या फिर अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट अलग से मेंटेन किया, सी दिस विल कम ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जहाँ पे आपने समझो कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया नहीं है,
बट वहाँ पे आपने दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिख दिया है, तो वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट है एंड कैपिटल अकाउंट ऑल्सो हैव अ क्रेडिट बैलेंस। बट अगर समझो आपने अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, टी फॉर्मेट लेजर अकाउंट बनाया है, तो ये कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा बिकॉज दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट में ये क्रेडिट हुआ तो मतलब ऐड हो जाएगा, तो ये क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। अभी इसका रिवर्स होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? जो ड्रॉइंग्स पार्टनर ने फॉर्म में से किया है, जो पैसा या जो गुड्स पार्टनर ने फॉर्म से विड्रॉ किया है, ऑन विच फॉर्म आस्क फॉर द इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर्स। फॉर्म इज आस्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो फॉर फॉर्म इट इज एन इनकम, सो इट वुड बी क्रेडिटेड एंड इट वुड बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जैसे ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल से लेस हो जाता है, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पार्टनर्स कैपिटल से लेस हो जाता है क्योंकि उतना पार्टनर से ड्यू हो गया और उतना अपना इनकम हो गया। सो पार्टनर्स कैपिटल / current account depending on the method of capital which is followed. Partners capital or current account debit to interest on drawings account. इसका 2 इफेक्ट चला जाएगा। एक तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट किया मतलब लेस हो जाएगा वहाँ पे, सो लेस फ्रॉम कैपिटल और करंट अकाउंट, या फिर अगर आपने उनके सेपरेटली टी फॉर्म में लेजर अकाउंट बनाया है तो वो अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा, या फिर कैपिटल करंट अकाउंट में ये डेबिट चला जाएगा। एंड सिंस दिस इज योर इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज योर इनकम, दिस विल गो ऑन द P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। इट इज एन इनकम फॉर द फर्म, द इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम द पार्टनर्स। यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, that nothing specified if the date of drawings is not given. If the date of drawings is not given, आपको हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट अ एवरेज पीरियड ऑफ 6 months कैलकुलेट करना है। इसमें कैसा होता है कि अगर आपको ड्राइंग्स का पता नहीं है कि कभी हुआ, तो शायद ड्राइंग्स फर्स्ट डे पे भी हो सकता है, लास्ट डे पे भी हो सकता है, या बहुत सारे फर्म में जनरली ड्राइंग्स कैसे होता है, ड्राइंग्स एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा करके होता है। मतलब ओनर बिजनेस से पैसा क्यों विड्रॉ कर रहा है? फॉर द पर्सनल यूज़। तो ऐसा तो होगा नहीं कि उस ईयर के स्टार्ट में ही पहले पूरा पैसा विड्रॉ कर देगा। जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है तो तभी लेता है। या बहुत बार कैसे होता है कि एवरी मंथ हर एक पार्टनर बिजनेस से समझो 10,000 विड्रॉ कर रहा है फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। सो एवरी मंथ जो विड्रॉ कर रहा है, बट अपने को डेट ऑफ ड्रॉइंग्स अगर नहीं दिया तो एवरेजली हम लोग 6 months का कर देते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट डे पे विड्रॉ किया ईयर के फर्स्ट डे पे तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगता है, बट ईयर के लास्ट मंथ के फर्स्ट डे पे ड्राइंग्स किया तो 1 ही महीने का इंटरेस्ट लगता है, बिकॉज 12th मंथ के फर्स्ट डे पे किया है तो सिर्फ 1 ही महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सो क्योंकि अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं पता, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड एवरेज पीरियड ऑफ 6 months। सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे हो जाएगा, इट वुड बी ड्राइंग्स अमाउंट इनटू रेट। सो रेट होता है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 6/12 इंटू 6/12। सो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100। सो दिस सिंस इज अ परसेंटेज, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट दिया होगा दैट यू नीड टू टेक फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 months। ये एक तरीके का हिडन एडजस्टमेंट है। ये आपको अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बार दिया नहीं होता है, ये आपको हमेशा करना है इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज़ नॉट गिवन। सो इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज़ नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टेकन फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 months। ये हमेशा ध्यान में रखना। ओके, हम लोग जब भी सम्स करेंगे तभी भी ये कवर हो जाएगा, बट अभी के लिए ये ध्यान में रखना। सो वी होप कि आपको ये सारे एडजस्टमेंट समझे हैं। हम लोग ने अब तक क्या क्या कवर किया एडजस्टमेंट्स में। सो सबसे पहले तो हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक देखा। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या हो जाता है, बैलेंस शीट एसेट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू एक्सपेंस एंड पेएबल इसीलिए लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस एक्सपेंस है तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड असेट, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल है तो ऐड टू इनकम एंड रिसीवेबल है इसीलिए असेट, प्री रिसीव्ड इनकम एडवांस इनकम है तो पहले तो इनकम से हटा दो एंड एडवांस में मिल गया तो सर्विस देना पड़ेगा, लायबिलिटी। बैड डेट्स का 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स P&L डेबिट, RDD 2 इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स P&L डेबिट,
RFDD, दो इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स, अगेन PNL डेबिट डिस्काउंट अलाउड में चला जाएगा ये, एंड RFDC, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड PNL क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव में चला जाएगा, जिसका हम लोग ने PNL में प्रेजेंटेशन भी देखा, बैड डेट्स फॉर्मूला, डिस्काउंट अलाउड फॉर्मूला, डिस्काउंट रिसीव फॉर्मूला। फिर बैलेंस शीट में भी डेटर्स और क्रेडिटर्स पे पहले यू नीड टू ऑलवेज गिव इफेक्ट फॉर एनी अदर एडजस्टमेंट। फिर क्रेडिटर्स हुआ तो न्यू PFDC, फिर बाद में रिवाइज फिगर्स पे करो, मतलब नेट क्रेडिटर्स के फिगर पे करो। डेटर्स में पहले बैड डेट्स करना है, न्यू बैड डेट्स, फिर न्यू RDD एंड फिर न्यू PFDD। उसके बाद हम लोग ने देखा डेप्रीसिएशन, दो इफेक्ट इज लेस फ्रॉम असेट, PNL डेबिट, अनरिकॉर्डेड परचेजेस, एड टू क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स, एड टू डेटर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खर्चा है PNL डेबिट एंड एड टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है PNL क्रेडिट एंड लेस फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल। सो ये हो गया आपका समरी ऑफ ऑल द 14 एडजस्टमेंट वी डिड फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर मेनी मोर एडजस्टमेंट, अलग अलग तरीके के और एडजस्टमेंट। People, these kind of adjustments are very commonly asked in the exams also, and overall अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिकली भी अकाउंटिंग करोगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये बहुत कॉमन एडजस्टमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपको हर फर्म, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोवाइड करना होता है। सो वी होप दैट दिस इज़ क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, यू कैन इवन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ये आज के फर्स्ट एडजस्टमेंट का पार्ट हुआ। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट, दैट वुड बी एडजस्टमेंट्स का पार्ट 2। डू विजिट अवर वेबसाइट विच इज़ www.letsshoot.com, जहाँ पे बहुत सारे अकाउंटेंसी कोर्सेज अवेलेबल है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, सो यू कैन चेक दोज आउट। एंड अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। हम लोग बहुत सारे नए वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो वो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द एडजस्टमेंट पार्ट 2। Till then, keep watching, keep learning. Thank you.